आप अगर पूरा अमेरिकन फोर्सेस भी अगर आप एम्प्लॉय कर दोगे तो वॉर कंक्लूसिव नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता ट्रंप इस स्टेज पे ऐसी कोई लड़ाई में घुसना चाहेंगे जो इनकंक्लूसिव रहे। आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ईरान को, जितना मर्जी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ग्राउंड फोर्सेस कहां से किस तरह से मोबिलाइज करके ऑन ग्राउंड किस तरह से आप ऑपरेशंस करोगे। ईरान सरेंडर नहीं करेगा बिकॉज आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना, तो वॉर इनकंक्लूसिव रहेगी। जब तक वॉर इनकंक्लूसिव रहेगी इट इज लॉस टू ट्रंप। तो ट्रंप अगर कंक्लूसिव रहेगी तो इजराइल को मारने दो। वही टेक्नोलॉजीज है इजराइल के पास, वही एयरक्राफ्ट है, वही मिसाइल्स है। नंबर बढ़ता है ना अमेरिका से, तो अमेरिका मेरे ख्याल में एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, ब्लॉकेजेस प्रोवाइड करेगा, ईरान के पास कहीं से एड नहीं आने देगा। वो सब अमेरिका करेगा। लेकिन डायरेक्ट अगर ईरान में इन्वॉल्व होता है अमेरिका तो वॉर लंबी खिंचेगी, इनकंक्लूसिव रहेगी और डेस्परेशन में ये तो हमने रूस और यूक्रेन के साथ देख लिया। जनरल साहब आ रहा हूं। और अगर ये सौरभ शुक्ला यहाँ पे मेरे साथ वॉशिंगटन डीसी में, कैन आई हैव बोथ ऑफ दीज पीपल विद मी राइट नाउ। रोबिंद्र जी, अभी आपने हमारे दो बहुत सीनियर मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुना, दोनों जनरल साहब हैं, जनरल बख्शी, जनरल दयाल। रोबिंद्र जी, सौरभ इज हियर इन डीसी विद मी। रोबिंद्र जी, क्या हो रहा है? अमेरिका डायरेक्टली आ सकता है, ये एक मैसेज है अपने आप में। वॉशिंगटन वापस आना, कल देर रात G7 छोड़ना, क्या उनका G7 में वो मतलब अनकंफर्टेबल हो रहे थे, लेकिन जिस तरह से देर रात व्हाइट हाउस में चहल पहल चल रही थी उनके आने से, उन्होंने वो 4.5 घंटे प्लेन में बिताए, एयरफोर्स वन में बिताए। बट आई कैन गिव यू अ विजुअल कॉन्फर्मेशन कि व्हाइट हाउस वाज एक्टिव सारी रात। रविंद्र जी। No, thank you, ऐश्वर्या जी, प्लेजर आपके साथ, एंड ऑफ कोर्स जनरल दयाल बख्शी एंड सौरभ। मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ, नेतन्याहू की नज़र से पहले। नेतन्याहू की जिंदगी में कोई और मौका नहीं आएगा ईरान को न्यूक्लियर टोटल जीरो करने का, कभी नहीं आएगा जिस तरह का मौका भी आया हुआ है। नेतन्याहू हिस्ट्री में, इज़राइल की हिस्ट्री में, जूइश रिलीजन का ये उसकी हिस्ट्री में अपना नाम बना सकता है कि इसने अल्टीमेट जो थ्रेट थी हज़ारों साल तक वो ख़त्म कर दी है। तो नेतन्याहू का ड्राइविंग फैक्टर एक ये होगा और है। सेकंड, अब वो अमेरिका को परसुएड कर रहे हैं, अमेरिका रिलक्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप और जैसे भी आई थिंक जनरल्स बता रहे थे, पार्टीज़ के अंदर भी थोड़ा डिवाइड है कि अमेरिका क्यों हम इन्वॉल्व हों। परंतु नेतन्याहू हर स्टेप पे इस जंग को ऐसे ले जा रहा है कि ये जंग फैलने की स्थिति में आ रही है, फैलने की स्थिति में आ रही है। अभी जो उन्होंने ईरान पे ऑयल डिपोज पे अटैक किया इत्यादि, वो ईरान को उकसा रहा है कि तुम वापस मानो, जैसे भी बात हो रही है सऊदी या यूएई की ऑयल डिपोज पे करो, वॉर फैली और रीज़न हुआ। तो नेतन्याहू जो पुश कर रहा है उसको ट्रंप, मुझे जो दिखता है फिलहाल के लिए इस समय शायद गहरे सोच में है, डिस्कशंस में अपने एडवाइजर्स के साथ। प्लस इस समय आई थिंक ट्रंप ऑल्सो बात कर रहा है मिडिल ईस्ट की पावर्स के साथ, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई इत्यादि, कि अगर ऐसा हुआ कि अमेरिकन प्लेन्स, ओके, B-2 बॉम्बर, जो कि ये 30,000 पाउंड वाले बंकर गिरा सकते हैं। बाय द वे उससे भी पक्का नहीं कि ये इनकी फैसिलिटी टोटल ध्वस्त हो जाए, बट शायद हो जाएगी काफ़ी, राइट। अगर हमने ऐसा करा तो ईरान का जो रिएक्शन होगा उसको सहने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ फिर ईरान का रिएक्शन, जैसे अभी फिर सब कह रहे हैं, खुद तो डूबेंगे, आप ही कह रहे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ईरान उस मोड में आ सकता है मिडिल ईस्ट में। तो ये इस समय आई थिंक ट्रंप के पास एक डिसीजन आ गया है, और उसका अपना जो एक बेस है, पावर बेस, जो वन मागा वाले काफ़ी लोग वो कह रहे हैं नहीं हमें वॉर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हमें मतलब इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये अब डिपेंड करेगा अगले 2-1 दिन में जो दिखता है, और इसको मैं रीड कर रहा हूँ। बट आई एम स्टार्टिंग विद नेतन्याहू, कि नेतन्याहू की ज़िंदगी में कभी और ऐसा मौका नहीं आएगा कि वो अपने देश, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी देश, अपनी कौम के लिए कुछ ऐसा काम कर जाए जो हज़ारों वर्ष तक पूरे मिडिल ईस्ट में कोई न्यूक्लियर नहीं रहे। लेकिन अगर आप नहीं, लेकिन इस समय शर्मा, अगर आप इजराइल की तस्वीरें चला सके, सौरभ जी, कमिंग टू यू, शर्मा, प्ले द विजुअल्स ऑफ डेवास्टेशन इन तेल अवीव। सौरभ जी, अमेरिकी राष्ट्रपति का मुझे नहीं याद पिछली बार कब ये हुआ था दुनिया के इतिहास में कि G7 जब से शुरू हुआ है, अमेरिका के प्रेसिडेंट को G7 छोड़ के वापस DC आना पड़े। ये कहा जाता है कि the American president's office moves with him, कि अगर वो जब चाहें, जहां से चाहें, जो डिसीजन चाहें, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर बटन, वो यूज कर सकते हैं। बट उसके बावजूद उनको G7 छोड़ के आना पड़ा। सिचुएशन इतनी ग्रेव है। सारी रात आप भी यहाँ DC में, आपको पता है हलचल चलती रही, सीनियर ऑफिसर्स वर इन एंड आउट ऑफ द व्हाइट हाउस।
सौरभ शुक्ला। ऐश्वर्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 जो अमेरिका वहाँ शीर्ष देश होता है वो छोड़ के वापस आया। उसका दो कारण है। एक कारण तो यह है कि एक, उनको अपने जो स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स थे उनके साथ जो सिचुएशन रूम होता है वो एक सिक्योर कमरा रहता है, वहाँ बैठकर उनको आगे की रणनीति तय करनी थी। पर दूसरा जो बड़ा कारण है कि डोमेस्टिकली भी एक बड़ा प्रेशर बन रहा है। जो रिपब्लिकन पार्टी के कई शीर्ष नेता हैं वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने एक यहाँ पर ड्राइविंग सीट पर बैठकर आपको वो फोर्स कर रहे हैं, आपका हैंड, और आपको यहाँ पर एक लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप जो, मैं जैसा पहले भी कहा है मैंने आपके भी शो में, कई शोज में, कि वो एक चाहते हैं कि वो एक पीस मेकर बन जाए। यहाँ पर बड़ा क्लियर है कि नेतन्याहू जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। ये अमेरिका भी चाहता है, ये अपना इजराइल भी चाहता है, और भी देश जो है, सऊदी अरब और भी सब चाहते हैं। तो कैसे इसको, ये जो एंड गोल है उसको आगे इस पर बढ़े, वो एक तो रणनीति पे बात हो रही है। पर दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं, क्योंकि उनका एक सबसे बड़ा बड़ा बजट का जो बिल है वो फंसा हुआ है अभी सेनेट में, वो उनका सबसे बड़ा बिल है। और अगर वो रिपब्लिकन पार्टीज के जो सेनेटर्स हैं उनके साथ अगर वो नेगोशिएट नहीं करेंगे तो डोमेस्टिकली उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये भी कारण था कि वो वापस आए हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका डायरेक्टली इस पे इंटरवीन करेगा। ये एक बात पे सहमति है मेरी, कई लोगों से बात हुई इस पे जो शीर्ष स्थलों पर हैं, उनका मानना है कि अमेरिका जो है, जाहिर बात है, इजराइल को पूरी तरह से सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर ईरान नहीं बने। और अमेरिका ने चाहा था, और इस पे टू बी फेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ईरान के साथ कोई मध्यस्थता हो जाए, कोई एक डील हो जाए जो नहीं आपको सच में लगता है तो वहां पर उनका ये मानना है कि आपको किसी सच में तरह लगता है? अब आप ये फोर्स इजराइल को वो सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता नहीं कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इस समय अमेरिका उसमें नहीं, और उनकी स्ट्रैटेजी यही रहेगी कि बाहर से सपोर्ट करे। ये जो है निकल के आ रहा है मेरे सूत्रों के अनुसार व्हाइट हाउस से। ऐश्वर्या, नहीं, लेकिन जनरल जीडी बख्शी, ये कब तक वर्बल सपोर्ट रहेगा? आपको लगता है जिस तरह से ईरान में ये कहा जा रहा है जनरल दयाल की नॉर्थ कोरिया की मिसाइल यूज हो रही हैं, क्या क्या कहां का किसका असला आज की तारीख में कौन सा देश कहां किसके खिलाफ यूज कर रहा है, ये तो आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो गया। भारत भी जानता है पाकिस्तान कैसे चाइनीज सिस्टम्स को यूज करता है, चाइनीज आर्म्स एंड एम्युनिशंस को यूज करता है। लेकिन तेल अवीव की ये हालत देखना, कई ऐसे विजुअल्स हैं, कई ऐसे वीडियोस हैं जिनको देख के पोस्टफाख्ता हो जाते हैं जनरल बख्शी कि किस तरह से छोटी छोटी मिसाइल्स आती हैं, आयरन डोम उसी में फंस जाता है, और उसके बीच में एक सुपरसोनिक मिसाइल आती है एंड दैट्स इट। जनरल बख्शी साहब, नहीं, और वो सुपरसोनिक जो हाइपरसोनिक मिसाइल का जो वॉरहेड है वो भी तो 1 टन का है, 1 टन 1.5 टन एक्सप्लोजिव। इसलिए आप इतना देख रहे हैं, अनप्रेसिडेंटेड है इजराइल के लिए। इजराइल का मेनलैंड इतनी बुरी तरह से दुश्मन के फायर के नीचे आना, नुकसान उठाना, ये अनप्रेसिडेंटेड है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। तो नेचुरली वहाँ पे कितनी देर सस्टेन हो सकता है इस टाइप का लॉस। हालांकि द नंबर ऑफ मिसाइल्स कमिंग डाउन, जैसे आंकड़े आप ही दिखा रहे थे, पहले दिन जो थे वो 200 मिसाइल, फिर 100, फिर 35, फिर 20, ये मिसाइल्स जो ईरान फायर कर रहा है वो भी कम आ रहे हैं।